तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल जिसका नाम है सुपेस ये लॉन्च किया है? तो सुपेस पोर्टल ये भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता क्या है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि मशीनों में इंसानों जैसे ही सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना। तो यहां हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल जिसका नाम है सुपेस। यह सुपेस की फुल फॉर्म बनती है सुप्रीम कोर्ट फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। और ये जो पोर्टल है इसके माध्यम से मतलब कि ये पोर्टल न्यायाधीशों को काफी हेल्प करेगा। वो कैसे? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में इतने ज्यादा केसेस पेंडिंग है और कभी कभी कुछ केसेस का रिजल्ट तब आता है जब व्यक्ति ही दुनिया में नहीं रह जाता। तो इस समस्या से निपटान के लिए, क्योंकि यदि देखा जाए तो जितने केसेस हैं, केसेस और जो न्यायाधीश हैं, इनका जो रेशियो है ये काफी ज्यादा है, केसेस की संख्या बहुत ही ज्यादा है। तो ये जो पोर्टल है ये क्या करेगा कि किसी भी केस से रिलेटेड जो भी सारी इंफॉर्मेशन, जितना सारा डाटा है, ये एक ही स्थान पर, एक ही पोर्टल पर अवेलेबल करा देगा ताकि न्यायाधीशों को भी सुविधा हो सके केस सॉल्व करने में। तो बेसिकली इन्हीं की हेल्प के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सुपेस। यहां हम बात कर रहे हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट की। तो हाल ही में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 48वें मुख्य न्यायाधीश ये कौन बनने जा रहे हैं? जस्टिस NV रमना। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। और एडिशनल तौर पर आप ये याद रख सकते हैं हाल ही में जो जस्टिस इंडिया रिपोर्ट रिलीज की गई थी, मतलब कि न्याय देने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो ये महाराष्ट्र है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव अनामय का शुभारंभ किया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा यानी कि बोथ A एंड B के द्वारा की गई है। अब ये अनामय पहल ये है क्या? तो बेसिकली जो आदिवासी समुदाय होते हैं इनके स्वास्थ्य सुधार के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है, क्योंकि ट्राइबल लोग ये तो जंगलों में रहते हैं और यदि देखा जाए तो इनकी जो जीवन शैली है ये हमसे काफी अलग होती है। इनका रहन सहन ये सब कुछ हमसे अलग होता है और ये अपने हेल्थ के प्रति उतने अवेयर नहीं रहते। इसी के लिए आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य सुधार के लिए इस अनामय पहल की शुरुआत की गई है। यदि हम बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? चांदनी चौक, दिल्ली। हाल ही में इनके द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है मौसम। अर्जुन मुंडा इन्हें भी हाल ही में स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है सूरदास की जन्म स्थली को, जो कि अब तक महमूदपुर के नाम से जाना जाता था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, मथुरा के पास। और जो सूरदास ब्रज राम स्थली विकास समिति है ये लगभग 40 साल से इसका नाम बदलने की मांग कर रही थी कि इसका नाम परासौली किया जाए। ये परासौली करने की मांग क्यों की जा रही थी? क्योंकि यहाँ सूरदास की मृत्यु तो हुई थी, साथ ही इनकी कर्म स्थली भी रही थी, जिसके कारण इसके नाम को बदलने की मांग उठाई जा रही थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है। अब यदि हम बात करें महाकवि सूरदास की, इन्हें महाकवि की उपाधि भी मिली थी, इसलिए इन्हें महाकवि सूरदास कहा जाता है। ब्रजभाषी कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सूरदास, सूर सारावली, साहित्य लहरी ये सभी रचनाएं हैं सूरसागर की, और इन्हें ही वात्सल्य रस का सम्राट भी माना जाता है। रस ये बेसिकली 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि जो 10वां रस है ये है वात्सल्य रस। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि किसी भी काव्य को पढ़ने में जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, उसे ही रस कहा जाता है, जिसमें कि 10वां प्रकार का रस वात्सल्य रस कहलाता है। इसी के कवि थे महाकवि सूरदास। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो इन कवियों से रिलेटेड इनकी आप कुछ रचनाएं याद रख सकते हैं, जैसे कि कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं अभिज्ञान, शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, मेघदूतम, ऋतुसंहारम और कुमार संभवम। बाणभट्ट की 2 प्रमुख रचनाएं हैं हर्षचरित और कादंबरी, जबकि जयशंकर प्रसाद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी, लहर, आंसू और झरना। हाल ही में छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित की जाएंगी द्वितीय चंद। द्वितीय चंद जो कि ओडिशा से बिलोंग करती है और ये एक धावक है। यदि हम बात करें इस पुरस्कार की, तो ये जो पुरस्कार है ये खेल के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान के लिए दिया जाता है। द्वितीय चंद की यदि हम बात करें तो द्वितीय चंद ने 100 मीटर की रेस में, मतलब कि इनके पास एक नेशनल रिकॉर्ड है जिसमें कि इन्होंने 100 मीटर की रेस ये 11.22 सेकेंड में कंप्लीट की थी।
अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो नेत्रा कुमानन, कल ही मैंने इनके बारे में आप लोगों को बताया था, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली ये भारत की पहली महिला नाविक बन गई हैं। भवानी देवी ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज बन गई हैं। जबकि यदि हम बात करें हिमा दास की, इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये असम से बिलोंग करती हैं, जिन्हें भी हाल ही में असम में डीएसपी नियुक्त किया गया है। अब यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की, क्योंकि इन्हें छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और जो नया रायपुर है इसका नाम बदल करके अटल नगर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो इंद्रावती कांगेर, गुरु घासीदास और अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी स्थित है छत्तीसगढ़ में। एक फैक्ट को आप मॉडिफाई कर लीजिएगा, यहां लिखा हुआ है नीति आयोग द्वारा जारी किए गए आकांक्षी जिलों की लिस्ट में बीजापुर टॉप पर रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो बीजापुर ये तो टॉप पर था, लेकिन हाल ही में जो नई लिस्ट जारी की गई है इसके अनुसार जो उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला है ये आ गया है टॉप पर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे स्थापित किया गया है। ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य ये भी छत्तीसगढ़ ही है। इसके अलावा हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला पहला राज्य ये छत्तीसगढ़ ही बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस ये कब मनाया गया? तो ये हर साल मनाया जाता है 10 अप्रैल को, क्योंकि 10 अप्रैल को ही जन्म हुआ था होम्योपैथी के जनक, जिन्हें आप सैमुअल हैनीमैन के नाम से जानते हैं। इनकी हाल ही में 266वीं जयंती मनाई गई है, तो इन्हीं की जयंती को हम विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाते हैं। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 5 अप्रैल को मनाया गया है नेशनल मैरीटाइम डे, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को मनाया गया है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, जबकि नेशनल स्पोर्ट्स डे ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। और 6 अप्रैल को ही जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, इसने अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 में की गई थी। 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चे में रहा ज्ञान व्यापी मस्जिद ये किस शहर में स्थित है? तो ज्ञान व्यापी मस्जिद जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। वाराणसी जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है। अब ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन को लगभग हर न्यूज चैनल ने कवर किया है, लगभग हर न्यूज़पेपर की ये हेडिंग रहा है, ज्ञान व्यापी मस्जिद, जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं। ये पूरा मैटर है क्या? तो हाल ही में जो वाराणसी की सिविल कोर्ट है इसने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे आप भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं, इसे ही ज्ञानव्यापी परिसर की जांच करने का आदेश दे दिया है। और ये जो परिसर है ये वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है। इस पूरे मैटर में जो हिंदू पक्षधर है इनका यह कहना है कि जो मुगल शासक है औरंगजेब, इसने 1669 में इस काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके इस ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण कराया था। मतलब कि प्रेजेंट टाइम में अभी जिस जगह पर मस्जिद है यहाँ पहले मंदिर हुआ करता था जो कि भगवान शिव को समर्पित था। इसे ही औरंगजेब के द्वारा तोड़वाया गया और उसी के स्थान पर मस्जिद बनवा दी गई। यदि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में ही कृष्ण जन्मस्थली को देखा होगा, यदि आप लोग गए होंगे तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए कुछ यहाँ स्थित है कृष्ण जन्मस्थली, यहाँ का यदि फेरा लगाया जाता है तो एक ही दीवार के बाद यहाँ स्थित है मस्जिद। मतलब कि एक दीवार के अंतर में कृष्ण जन्मस्थली है और यहाँ मस्जिद भी स्थित है, दोनों सटे हुए हैं, एक दूसरे से लगे हुए हैं। और अभी जो बाबरी मस्जिद वाला मैटर आया था, कुछ ऐसा ही केस निकलकर सामने आया था और ज्ञानव्यापी मस्जिद, इसे भी सेकंड अयोध्या केस के नाम से जाना जा रहा है। अब इसमें एएसआई को शामिल किया गया है, इसका मतलब महत्व कितना बढ़ जाता है। एएसआई, इसकी स्थापना 1861 में की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। इसी एएसआई के द्वारा आप लोगों ने जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी, हड़प्पा स्थल, इसी एएसआई की खोज का ही परिणाम है। और इसे शामिल करने का यह महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसकी जो पूरी जांच है ये सबूतों के आधार पर होगी, न तो किसी धर्म के आधार पर, ना ही इसमें किसी तरह की राजनीति चलने वाली है। तो पूरी तरह से वैज्ञानिक जांच होगी जिसमें कि ये साफ कर दिया जाएगा कि जिस स्थान पर अभी मस्जिद है यहाँ पहले मंदिर था या नहीं। और इस पूरे मैटर में जो मुस्लिम पक्ष है इसके द्वारा एक एक्ट की दलील दी जा रही है। ये एक्ट कौन सा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कि 1991 में बना था, उपासना स्थल कानून। जब भारत में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय ये एक्ट लाया गया था। इस एक्ट में क्या कहा गया था? तो जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, इस विभाजन के दिन से मतलब कि जो मंदिर है ये मंदिर ही रहेंगे, इन्हें मंदिर ही माना जाएगा
और जो मस्जिद मस्जिद है, इन्हें मस्जिद ही माना जाएगा। यही था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कि 1991 में लाया गया था। हालांकि इस एक्ट में जो अयोध्या वाला मामला था, इसे इससे अलग रखा गया था। बाकी एक्ट 1991 में लाया गया था, इसी की दलील मुस्लिम पक्ष के द्वारा दी जा रही है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्रियान्वयन के लिए सार्थक पहल की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल जी के द्वारा की गई है, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे शिक्षा मंत्री हैं। एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति लाई गई है। लास्ट टाइम कब लाई गई थी? 1986 में। इसके बाद 34 साल के बाद 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई है, जिसके बाद से इसी के अच्छे क्रियान्वयन के लिए, बेहतर क्रियान्वयन के लिए सार्थक पहल की शुरुआत की गई है। और इस पहल के माध्यम से टारगेट दिए जाएंगे, उसके क्या रिजल्ट होने हैं, और साथ ही इसके टाइम लिमिटेशन का भी उल्लेख किया गया है कि इतने टारगेट में, मतलब कि इतने समय सीमा में इस टारगेट को पूरा किया जाए। और यदि आपसे पूछा जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो यह है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर ईटीडी ये किसने लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल जी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। और इसका नाम क्या रखा गया है? नैनो स्निफर, जो कि दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर है। विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर कहने का मतलब है कि ये किसी भी विस्फोटक को ट्रेस करेगा कि ये कहाँ है, और ट्रेस करने के बाद इसे डिटेक्ट करने का काम करेगा। और इसकी कुछ खास विशेषताएं भी हैं। सबसे पहली खास विशेषता तो ये है कि 100% मेड इन इंडिया है। और दूसरा ये है कि अभी तक जो भारत है, ये विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, तो ये इसकी निर्भरता को कम करेगा। इसके अलावा ये जो डिवाइस है, ये 10 सेकंड से भी कम समय में विस्फोटक का पता लगा सकेगी कि ये कहाँ है, और इसके अलावा विस्फोटक की पहचान भी करेगी, और ये इसका वर्गीकरण भी कर सकेगी, और ये भी पता कर सकेगी कि ये जो विस्फोटक है, ये घर में बनाया गया है कि इसे पारंपरिक तरीके से बनाया गया है। मतलब कि हर तरीके से A to Z विस्फोटक के बारे में सभी जानकारी प्रोवाइड करा सकेगी। इसका नाम आप याद रखेंगे, नैनो स्निफर इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है आशुतोष भारद्वाज को, इनकी रचना पितृवध के लिए। यदि हम बात करें इस पुरस्कार की, जिसका नाम है देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। देवी शंकर अवस्थी, जो कि हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक थे, इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो हाल ही में जो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले हैं, इन्हें 2020 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है, इनकी रचना सनातन के लिए। जबकि 2020 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है शरद कुमार पगारे को, इनकी रचना पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर है? तो ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। हाल ही में WF ने ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज किया है, इसमें टॉप पर है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर है फिनलैंड, और तीसरे स्थान पर है नॉर्वे। इसमें अपने देश भारत की क्या रैंकिंग है? तो भारत इस साल है 140वें स्थान पर। लास्ट ईयर भारत की रैंकिंग 112वीं थी, लेकिन अब भारत 28 पायदान नीचे आ गया है। तो आइसलैंड टॉप पर है और भारत की रैंकिंग है 140वीं। ये जो रैंकिंग है, ये WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं विश्व आर्थिक मंच, इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। हेडक्वार्टर कोलोन स्विट्जरलैंड में स्थित है, और इसके जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक, ये थे क्लॉस श्वाब। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पहली बार 2006 में ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी। और ये जो इंडेक्स है, ये कुल 4 पैरामीटर के आधार पर मापा जाता है। ये कुल 4 आयाम हैं, जो कि स्त्री और पुरुष के बीच असमानता या समानता को मापते हैं कि क्या इन्हें इनकम के लिए समान अवसर दिया जा रहा है, क्या उन्हें, मतलब कि स्त्री पुरुष दोनों को क्या बराबर शिक्षा का अधिकार मिल पा रहा है इनके हेल्थ के लिए, और क्या उन्हें राजनीतिक नेतृत्व, मतलब कि यदि ये पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, तो क्या इन्हें बराबर का अधिकार दिया जा रहा है पुरुषों के समान। ये कुल 4 पैरामीटर है, जिसके आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें टॉप पर है आइसलैंड। तो आइसलैंड की यदि हम बात करें, तो इसकी कैपिटल है रिक्जाविक। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा है यूरोपीय कंट्री। और यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो हाल ही में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया था, इसमें
नॉर्वे रहा था टॉप पर, इंडिया की रैंकिंग थी 131वीं। बेलारूस ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टॉप पर है, इंडिया की रैंकिंग है 94। जापान, हाल ही में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया, यानी कि किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है, तो जापान इसमें टॉप पर है, इंडिया की रैंकिंग है 85। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था जेफ बेजोस। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।